हो गया ना? Yeah, ma'am. क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, वायरस हम कर चुके हैं। यस Yeah, मैम। ma'am. ठीक है, हमारा फंजा प्रोटिस्टा रहता था। प्रोटिस्टा हमने हाफ कर लिया। Yeah, ma'am. आज हम इसे खत्म कर देंगे, फिर हमारा सिर्फ फंजा रह जाएगा। फंजा कल हम पढ़ेंगे और परसों बाकी का फंजा पढ़ के विल ट्राई टू डू द क्वेश्चंस। ठीक है, मोनीरा हम लोगों ने कर लिया। यो मैम। Yeah, और ma'am. किंगडम क्लासिफिकेशन जनरल पॉइंट्स हमने कर भी लिया, और हरीश देखो याद भी करके आ गया सारे, तो गुड। राइट, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मोनीरा को सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा को हम लोग खत्म करें और इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बार बार रिवाइज करते रहे ताकि हमको याद भी हो जाए। ठीक है, तो जो पार्शियली हम लोगों ने पढ़ा था एक बार मुझको रिकॉल करा दो। कौन मेरी मदद करेगा? रेज योर हैंड। हर्ष के अलावा और कोई नहीं? शुरू के अलावा कोई नहीं? फिक्स है क्या? बोला करो भाई। रिया और कोई? चलो, सबसे पहले हर्ष ने उठाया था। हर्ष, जो प्रोटिस्टा होते हैं अपन ने उनको डिवीजन कर दी थी उनकी, है ना? कितनी डिवीजन करी थी, कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उनको? 5 groups में. 5 में किया था। तो सबसे पहला कौन सा था? Chrysophytes. क्राइसोफाइट्स कैसे याद रखा तूने? क्राई मतलब जो रोते हैं और उनको प्रोडक्शन करनी पड़ती है फूड की, फोटोसिंथेटिक होते हो. क्राइसोफाइट्स ज्यादा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ग्रोथ। बेटे माइक बंद कर लो। या पोजीशन कम ना हो जाएगा कहीं। देखिए पोजीशन ऐसी है ना, कोई पैसा वाले का कर लेंगे पोजीशन को। वैसे इसका माइक ऑन नहीं होता है, लेकिन जब भी जरूरत होती है तब इसी का माइक ऑन होता है। ये अलग वैरायटी है? तो क्राइसोफाइट रोते रहते हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा काम उनसे कराते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। फिर उसके बाद कौन से थे बेटा? डाइनोफ्लैजिलेट्स. डायनोफ्लैजिलेट्स की खास बात क्या है? डाइनो मतलब 2 फ्लैजिलास होते हैं इनके पास. 2 फ्लैजिला होते हैं। कुछ खास बात फ्लैजिला के बारे में? एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स होता है. वेरी गुड। शुरू उसके बाद कौन से होते हैं? यूक्लिनोइड्स। यूक्लिनोइड की कोई खास बात बेटा? मिक्सोट्रॉफिक होते हैं ये। मिक्सोट्रॉफिक मतलब जो फोटोऑटोट्रॉफ्स और हिटोट्रॉफिक दोनों करते हैं, मतलब जो खुद भी खाना बना सकते हैं और किसी का ले भी सकते हैं। किसी का छीन भी सकते हैं बेटा, किसी का खाना नहीं छीनते, वो पड़ा हुआ खाना ही खाते हैं। मुंह से नहीं छीन रहा। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट खाना बाहर से भी ले सकता है, नहीं तो वो खुद भी बना सकता है। ठीक है? किसी के मुंह से निवाला नहीं छीलता, इतना भी दोष मत लगाओ बेचारे पे। नेक्स्ट शुरू, अगला कौन सा है? स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स कैसे याद रखा था? मैम ये हिटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब चिकने चिकने। चिकने चिकने हिटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खाना दूसरे से छीन लेते हैं। स्लिमी स्लिमी स्लाइमी स्लाइमी से याद रखे थे। और रिया लास्ट कौन सा था ग्रुप? मैम प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स। हमने प्रोटोजोन्स को लास्ट में डाला था, कैसे याद किया था हमने ने? मोस्टली डिजीज कॉजिंग होते हैं, इसलिए हमने इसको बोला लास्ट में रहना। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ बेटा कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? डाइनोफ्लैजिलेट्स तक. क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट तक पढ़ लिया। आओ अब यूग्लिनोइड से स्टार्ट करते हैं। ऊपर ऊपर कहाँ चला गया ये? नीचे आ। चल, यूग्लिनोइड्स। अब यूग्लिनोइड्स कैसे होते हैं? दे आर द मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब कि जब तक तो सनलाइट है तो फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उनको। लेकिन सनलाइट एब्सेंट होगी तो वो ऐसे नहीं मर जाएंगे कि हाय अब क्या करें। वो आसपास पड़ा हुआ खाना ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्वेटिक है ना, आपको पानी के अंदर मिल रहा है ना, तो पानी के अंदर वो भी फूड को सोर्स होगा, उसको अपने पास खींच के खा लेंगे। दे आर फोटोसिंथेटिक प्लस हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक। ठीक है ना? अब इनके पास खास बात क्या है? मैंने पहले बताया था कि जो प्रोटिस्टा होता है, क्या उनके पास सेल वॉल होती है? नो मैम। मैम जो वो चार्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला, वहां पे क्या लिखा है सेल वॉल के सामने बेटा? देख के बताओ। प्रेजेंट इन सम। हाँ वेरी गुड। तो मोस्टली जिनमें प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। हाँ, सेल्यूलोज. एक्सेप्शन है जिसमें ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें यंग स्टेज में तो सेलुलोज की होती है, लेकिन अडल्ट स्टेज में उसके पास होती है सिलिका की। कौन सा एग्जांपल है वो?
डायटम्स। हाँ, इन द केस ऑफ डायटम्स, याद है ना? तो जहाँ पे एक्सेप्शन है वहां पे तुम्हें क्वेश्चन आएगा। उसी तरीके से यूग्लिनोइड वो वाले प्रोटिस्ट है जिनके पास सेल वॉल नहीं है, तो इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन इनके पास क्या होता है, यूनिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, तो मान लो ये है स्लाइम मोड, बनाते हैं, ठीक है, तो दिल सी शेप का हो गया ये। ठीक है, दिस इज अ स्लाइम मोड। इसके पास सेल वॉल तो नहीं है, तो यहाँ लिख लो सेल वॉल एब्सेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन इसके पास एक आउटर कवरिंग होती है जो इसको क्या बनाती है, एकदम फ्लेक्सिबल बनाती है। अब मेरे को बताओ, अगर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, अगर उसके बाहर वाली लेयर बहुत हार्ड हो तो हम उसे क्या बुलाते हैं? कैप्सिड। ये बैक्टीरिया है, ओ भाई मेरे से हर्ष बहुत पिट जाता अगर सामने होता तो बेटा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद बैक्टीरिया के बाहर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड होता है तो उसे बुलाते हैं कैप्सूल। 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 कैप्सिड, कैप्सिड वायरस में होता है प्रोटीनेशियस लेयर। और अगर वो थोड़ा सॉफ्ट हो तो क्या बुलाते हैं? स्लाइम लेयर। स्लाइम। है ना, स्लाइम लेयर हो जाती है ना। उसी से याद रखना कि यूग्लिनोइड में बाहर एक लेयर है जो उसको फ्लेक्सिबल बनाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट लेयर है, उस टाइम लेयर का नाम है पेलिकल। ठीक है, तो ये जो येलो वाली लेयर है दिस इज पेलिकल। पी से पेलिकल और पी से प्रोटीन, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? सेल वॉल एब्सेंट है और उसकी जगह पेलिकल प्रेजेंट है, तो ये दो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनता है। ओके, नाउ इनके पास फ्लैजिला दे रखी है, दे रखी है, ये मैम। फ्लैजिला दिख रहे हैं? यस मैम। ये मैम। नंबर 2। 2, साइज सेम है अलग है? अलग अलग। अलग है। तो वहीं पे लिख लो दो अनइक्वल फ्लैजिला इनके पास, एक बड़ा है और एक छोटा। उसी फ्लैजिला को ऐसे अंडरलाइन कर लो, दो अनइक्वल है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखो, जो फंजाई जब हम पढ़ते हैं तब हम रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि फंगस में क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से आते हैं। डिफरेंट टाइप के फंगस को डिवाइड ही रिप्रोडक्शन के बेसिस पे किया गया है, तो वहां रिप्रोडक्शन पे फोकस करना, यहाँ नहीं करना। लेकिन जहाँ कुछ यूनिकनेस है वहां बात करेंगे। तो यूग्लिनोइड में जो स्पेसिफिकली एग्जाम्पल है, हम इसमें पढ़ते हैं कि यूग्लिनोइड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल डिफिजन। अब फिजन का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक डाउन। पेरेंट्स कैसा ब्रेक डाउन? तुम्हारी टांगे तोड़ तो फिजन हो जाएगा। क्या हुआ? आओ, कैसा ब्रेक डाउन, थोड़ा एक्सप्लेन करो। जो दिमाग में सोचते हो वो मुंह पे भी लिया करो, कभी बोलो। मैम जब एक सेल से दो सेल डिवाइड होंगे तो उसको फिजन बोलेंगे। हाँ, एक सेल से ऐसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेल बन जाता है, उसको फिजन कहते हैं। ही होता है ना, एक सेल है, मैं दिख रही हूँ सबको? मैं दिखाई दे रही हूँ? आज तो दिख रही होंगी, मेरा कैमरा खुद से ठीक हो गया है। देखो, एक सेल है और एक दो सेल में डिवाइड हो गया, दिस इज फिजन। यही पढ़ते हैं हम लोग। यूग्लिनोइड के केस में जो फिजन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब जहां उसका फ्लैजिला है। सी ये दे यूग्लिनोइड है और ये इसका फ्लैजिला है, दिख रहा है फ्लैजिला? तो फ्लैजिला की तरफ से ये ऐसे डिवाइड होना स्टार्ट होता है, ऐसे फ्लैजिला जब नीचे गिरेगा देखो, ऐसे ऐसे खुलता जाएगा और दो यूग्लिनोइड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा छोटू कर रही हूँ, ये देखो, लेट्स से दिस इज पैरामीशियम और ये इसका फ्लैजिला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसका फ्लैजिला डिवीजन कैसी होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी फ्लैजिला की तरफ से। थोड़ी देर में आप देखो कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है ना, तो आपको ऐसे दिखाई देने लग जाएगा। अब देख रहे हो डिवाइड होता सा दिख रहा है आपको, एंड देन यू विल सी कि दो मैकेनिज्म्स बन गए। अभी और डेवलप होंगे आगे चल के, समझ आया? तो दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। क्लियर? अब देखो, हर किसी के पास ना थोड़ा सा तो खाने का डब्बा होता है। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तब आप देखोगे एल्गी के पास अपनी अपनी स्टोरेज बॉडीज होती है जहाँ पे वो खाना स्टोर करके रखते हैं। कैसे, तुमको सीड याद है? सीड के पास भी तो अपने खाने का डब्बा होता है, क्या बुलाते हैं उनको? एंडोस्पर्म। और उसके बाद वो जब थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं वो? डेवलपिंग सीड में एंडोस्पर्म होता है।
कॉटिलिडेंस ये बाद में मैम न्यूट्रिशन लोग कॉटिलिडन से ड्राइव करते हैं। उसी तरीके से इनके पास भी अपना खाने का डब्बा फिक्स होता है। खाने का सोर्स क्या होता है, जितने भी प्रोटिस्टा है ना वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं। शुगर, मीठा पसंद है उनको, ठीक है, तो उन्होंने मीठे को स्टोर करके रखा है। अब यूग्लिनोइड में जो स्पेशल स्टोरेज ऑफ फूड है जिसमें वो अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखता है उसको हम बुलाते हैं पैरामाइलॉन, इसका नाम है ये, ठीक है। तो पैरामाइलॉन इज नथिंग बट स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, लिख लो और ब्रैकेट में लिख लेना बेसिकली शुगर। जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट शुगर का कंटेनर एक छोटे से ड्रॉपलेट टाइप स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे पैरामाइलोन, जो आपको स्पेसिफिकली यूग्लिनोइड में देखने को मिलता है। क्लियर है? ये मैम ठीक है जी, तो ये इसके बेसिक फीचर्स थे। इसको रीड कर ले। कौन से पेज नंबर पे आपका यूग्लिनोइड? 21 21। चलो रीड कर लेते हैं फिर। देखो ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। मेजॉरिटी, अब अगर वो ऑल लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ लिख देना मेजॉरिटी बट नॉट ऑल, क्योंकि यही पे लेखा लगता है हमें। तो मेजॉरिटी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो आपको मिलेंगे स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब खड़ा हुआ था। खड़ा पानी, है ना, नॉट फ्लोइंग, जो पानी फ्लो नहीं कर रहा है, एक जगह खड़ा है। जैसे बारिश हुई, गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, ऐसे ही पड़ा है, उसमें माइक्रोब्स होंगे ना, तो उसमें यूग्लिनोइड मिल सकता है आपको। आप उसके पानी का सैंपल निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, यूग्लिनोइड मिल सकता है आपको, ठीक है। तो स्टेगनेंट वाटर में मिलता है। स्टेगनेंट वाटर कौन सा? फ्रेश वाटर है, मेरीन वाटर नहीं है। तो बारिश का पानी फ्रेश वाटर में आता है ना, तो फ्रेश वाटर में आपको मिल जाएगा स्टेगनेंट वाटर। आप और किसी भी में भी नहीं पढ़ोगे पूरे किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेसिस पे आपको पहचानना पड़ सकता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल नहीं है इनके पास, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख लेना सेल वॉल एब्सेंट है, और सेल वॉल की जगह पेलिकल है जो प्रोटीन रिच लेयर है, प्रोटीन से बनी हुई है। ये इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है 4 मार्क का। नेक्स्ट, दे हैव 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला डायग्राम में दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग साइज के हैं, तो एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। दाउ दे फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में खाना बना लेते हैं। जब सनलाइट की कमी हुई, डिप्राइव मतलब डेफिशिएंसी या कमी कह लो, है ना, मिल नहीं रही है वो चीज। तो जब सनलाइट की कमी होती है तभी हेटरोट्रोफ की तरह एक्ट करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, आसपास की चीजों को खा लेते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। अब जो क्वेश्चन बनता है नीट का वो यहाँ से बनता है। देखो हमने पिगमेंट्स की यहाँ बात नहीं करी है, ये करते भी नहीं है। अब प्लांट्स में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं आपको? ये पता है तुम्हें इतना तो? ये मैम क्लोरोफिल मिलता है, ए बी और सिर्फ क्लोरोफिल मिलता है। गाजर ऑरेंज कलर की क्यों दिखती है? क्लोरोफिल की वजह से। कैरोटीनॉइड्स xanthophyls कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैनोफिल्स। वैसे ही पिगमेंट्स इसके पास भी होता है, अल्फा कैरोटीनॉइड्स इसके पास भी होता है, ठीक है, उसी तरीके के। यानी कि यूग्लिनोइड किससे ज्यादा मिलते हैं, प्लांट सेल से या एनिमल सेल से? plants तो लिख लो इसे, मोर लाइक प्लांट्स। जब ये फंजाई खत्म हो जाएगा ना उसके बाद ये पॉइंट्स कंपाइल होंगे और एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बनता है इससे, वो सॉल्व करेंगे बना के, ठीक है। तो मोर लाइक प्लांट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। अब इसका एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिनोइड से यूग्लिना तो याद रह जाएगा, कम ऑन, मतलब युगली युगली तो है ना। ये मैम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड वही स्लाइमी स्लाइमी सा है, ठीक है। अच्छा मैं बात बताओ, सर्दियां हैं तो स्किन रफ हो जाती है तुम्हारी भी, ये मैम तो तुम क्या करते हो या कुछ नहीं करते हो? मम्मी कुछ नहीं करते। मॉइस्चराइजर का ये तो उल्टे एग्जाम आंसर आ गया। मुझे लगा कि लड़की बोलेगी मॉइस्चराइजर, लड़का बोलेगा कुछ नहीं। ये अच्छा है, लड़के मॉइस्चराइजर लगाते हैं, हम पागल थोड़ी हम जो स्किन खराब करेंगे अपनी ब्यूटीफुल सी। मॉइस्चराइजर लगा लिया करो, नहीं तो ऑक्सीडाइज हो जाती है स्किन और बिल्कुल डार्क हो जाती है, एकदम से अजीब सी डार्क हो जाती है। चेहरा अलग दिखता है, गर्दन अलग दिखती है, तुम्हारे शरीर अलग दिखता है, फिर तुम लगते हो चलते फिरते एलियन। तो सर्दियों में निखार चला जाएगा, मॉइस्चराइजर लगाए किसी भी कंपनी का। as long as you are paying for that, I don't care. स्लाइम मोल्ड्स को वैसे याद रखेंगे चिकनू चिकनू से। तो जब तुम मॉइस्चराइजर हाथ में डालते हो ऐसे कभी होता है, बहुत सारा निकल जाता है। यो ये मैम, यो मैम।
ये था कशिश के दिल का दर्द। हाँ, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सबके साथ होता है ये। तो उससे याद रखना कि क्या है, जब मॉइस्चराइजर लगाओगे तो हाथ एकदम चिकने चिकने हो जाते हैं ना, फिर ऐसा होता है कि कोई हमसे कोई काम ना कराए, फिर उतने में आवाज आ जाती है बर्तन धो दे। तो सबके साथ होता है ये, नो डाउट। तो स्लाइम मोल्ड्स भी चिकने चिकने से है, एंड जस्ट लाइक मॉइस्चराइजर, वो क्या करेंगे, फैल जाएंगे। जैसे तुम मॉइस्चराइजर बाहर निकालो, उसने फैलना ही है, उसी तरीके से स्लाइम मोल्ड भी फैल जाते हैं। ठीक है, अजीब सी चीज है, याद रह जाएगी, सर्दियों में तो नहीं भूलनी चाहिए। तो स्लाइम मोल्ड है तो प्रोटिस्टा, तो यूनिसेल्युलर होंगे मल्टीसेल्युलर? यूनिसेलुलर। यूनिसेल्युलर। ह्यूमन यूनिसेल्युलर पर मल्टी न्यूक्लिएटेड। जर्नली आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड टी दिखा दी मैं, तो जर्नली आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज में मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखो, ये है हेटेरोट्रोफिक, खाना खुद नहीं बनाएंगे। क्यों खाना बनाएंगे भाई, बना बनाया खाएंगे। ये आपको शो करते हैं सीरोसिटी कंडीशन। तो किसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कभी 1 सदी पहले पढ़ाया था। मैंने बोला था सीरोसिटी कंडीशन एंड सिंसीशियम, ऐसे करके कोई वर्ड यूज करे थे एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट में, कि सीरोसिटिकली कंडीशन आती है या सिंसीशियम आती है। किसी को कुछ याद है ऐसा कभी कराया? सुना हुआ है। सुना तो मैंने भी है कि एक टीचर ने बच्चे के सर पे मारा मुक्का। उसकी याददाश्त फिर वापस आ गई। सुना है मैंने भी, कभी ट्राई करने का मन है मेरा। एनीवन एल्स? नहीं, मजा नहीं। Occurrence of more than one nucleus in a single cell. occurrence of more than one nucleus in a single cell, yeah, that is correct। अब सीरोसिटिक और सिंसीशियम में फर्क क्या था बेटा? ये तो एंड रिजल्ट था दोनों का। बनता कैसे है वो, कुछ याद है श्रेयांश? नहीं, चलो इसने आंसर सही दिया कि दोनों में एंड रिजल्ट यही होता है कि एक सेल बनता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो ऐसा सेल बनने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सिंसीशियम, सुन के क्या लगता है सिन कार्पस, कार्पल फ्यूज होते हैं। तो सिन का मतलब क्या लगता है, क्या होता होगा? Fused. सिन का मतलब होता है फ्यूजन। ठीक है, तो सिंसीशियम का मतलब क्या? देखो, एंड रिजल्ट वही है जो सूर्याश ने बोला, बिल्कुल ठीक, कि एक सेल बनेगा बड़ा सा। ठीक है, ये एक सेल बन गया, तो नंबर ऑफ सेल आर सेम, सेल आर जस्ट 1। ठीक है, इसमें भी सेल है अपने पास 1, लेकिन न्यूक्लियस उसमें मल्टीपल होंगे। तो मैं न्यूक्लियस अलग कलर से बना देती हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमें मल्टीपल मिलेंगे। हाँ, मत बन जाना गलती से अलग से। ये हमारे न्यूक्लियस। क्वेश्चन है कि ये बने कैसे। तो 2 तरीके के प्रोसेसेस है बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, कि मान लो छोटे छोटे सेल थे, सेल नंबर 1 अपने एक न्यूक्लियस के साथ, 2 अपने न्यूक्लियस के साथ, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स से इतने सेल, तो दिस इज अ सेल एंड दिस इज देयर न्यूक्लियस। तो ये सारे सेल आपस में कर गए फ्यूज। तो जब ये सारे सेल आपस में फ्यूज कर गए, इन्होंने बना दिया सिर्फ एक सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियस। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंसीशियम, कि फ्यूज होके एक बड़ा सा सेल बना है। ठीक है, बहुत सारे सेल को फ्यूज करके एक बड़ा सा सेल बना है, सिंसीशियम। सीरोसिटी का क्या मतलब है? एक सेल था, उसमें एक न्यूक्लियस था। इस सेल ने अपने साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ाया, लेकिन डिवाइड नहीं करा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बुलाते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। हाँ, तो कैरियोकाइनेसिस तो ऑन है इसमें, लेकिन साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। नो। नो मैम। हाँ, तो साइटोकाइनेसिस ऑफ है। धीरे धीरे आप देखोगे तो ये सेल एक बड़ा सा सेल में बन जाएगा। तो एक सेल जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है, ये एंड रिजल्ट हमें 2 तरीके से मिल सकता है, या तो हमें सिंसीशियम दिखाई देगा या फिर हमें सिनोसिटिक कंडीशन दिखाई देगी। समझ आया? ये है मैम। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों बताया मैंने? क्योंकि यहाँ पढ़ना है हमें कि स्लाइम मोल्ड क्या है, यूनिसेल्युलर है, एक सेल है, लेकिन उसके मल्टीपल न्यूक्लियस है। तो ये एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस कैसे आए? देखो, अगर एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अगर इसको बहुत सारे न्यूक्लियस चाहिए तो उसको जगह बनानी पड़ेगी ना, तो अपने साइटोप्लाज्म को स्ट्रेच कर लेगा, साइटोप्लाज्म स्ट्रेच कर लेगा, लेकिन डिवाइड नहीं करेगा और बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन करा लेगा। तो अभी जो बड़ा सा एक सेल बन गया ना विद मल्टीपल न्यूक्लियस, इस सेल को स्लाइम मोल्ड में बुलाते हैं प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम इज व्हाट? वन सेल with multiple nucleus।
अब इसकी खास बात क्या है, अब इफ दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या मैंने सेल वॉल बनाई? नो मैम। नहीं। सो नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं है इसके पास, ठीक है। और ये सारे के सारे इसके छोटे छोटे से न्यूक्लियस है। अभी बना कैसे है, एक सेल ने अपना साइज इंक्रीज करके मल्टीपल न्यूक्लियस बना दिए, तो ये कैसे बना होगा, सिंसिशियम से, सिनोसिटिक तरीके से? सिनोसिटिक। सिनोसिटिक। सिनोसिटिक, यस। तो सिनोसिटिक कंडीशन आपको स्लाइम मोल्ड्स में देखने को मिलती है। अब प्लाज्मोडियम वर्ड और कहाँ पड़ा था? मलेरिया में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया। मलेरिया के केस में पड़ा था, दैट इज अ डिफरेंट वन। होता वो भी प्रोटिस्टा है, लेकिन वो प्रोटोजोन में आएगा। स्लाइम मोल्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर आता है इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, लेकिन ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से पढ़ लेना वो पूछ क्या रहा है, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अभी प्लाज्मोडियम कब बनाता है ये देखो, अगर मेरे को सोच के बताना, अगर एक सेल है वो चाहता है उसका साइज इंक्रीज हो जाए, मस्त उसके न्यूक्लियर डिवीजन हो उसके अंदर, तो वो अपना साइज इंक्रीज करेगा कब, जब उसके पास बहुत सारा खाना अवेलेबल है या उसके पास खाने की कमी है? बहुत ज्यादा खाना अवेलेबल। अवेलेबल है, यस। तो प्लाज्मोडियम कब बनता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन। हम जनरली सुनते हैं ना कि कोई भी सेल अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है अनफेवरेबल में, तो कंफ्यूज मत करना, ये फेवरेबल में ऐसे रहता है। अब इसने ऐसा किया क्यों, एक सेल की जिंदगी रख लेता तो चोरू बोड़ू क्यों हो गया, इतना मोटू सा इसलिए हो गया है क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी ना तो अपनी बॉडी से उसको स्पेशल स्ट्रक्चर निकालना है। तो स्लाइम मोल्ड की एक खासियत है कि ये ज्यादा दिखते हैं मोर लाइक फंजाई। फंजाई तुमने पढ़ा नहीं अभी तो थोड़ा सा समझ में दिक्कत होगी, पर थोड़ा इमेजिन करके देखना है इसको। देखो अब आ गया कंडीशन अनफेवरेबल, इसको पता है मरने वाला है, तो अगर मरने वाला है अपनी मौत तो रोक नहीं सकता, पर हमने देखा है नेचर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर मरने वाले होते हैं तो सबसे पहले किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं कि क्या हो जाए मरने से पहले? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हो जाए, और रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल नेचर में रह जाएगा, तो चाहते मैं मर जाऊं चाहे, लेकिन मेरे जीन्स यहाँ रह जाए, ये करते हैं ना सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिश, राइट, एक्सेप्ट ह्यूमन, बाकी सब यही करते हैं। तो देखो प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम अपने साइड में एक स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेता है, तो एक ट्यूब से निकाल लिया उसने, इस ट्यूब को कहते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी। सो व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी? फ्रूट लगते होंगे? नो। नहीं, इट इज अ स्ट्रक्चर दैट बियर्स स्पोर्स। ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोर्स की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या क्या रास्ता है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है टेम्परेरी तरीके से, तो क्या क्या तरीके से इंसान कोई भी ऑर्गेनिज्म बच सकता है, इकोलॉजी से रिलेट करो। एस्पिरेशन, हाइबरनेशन। या तो वो क्या करेगा कि अपने आप को उस कंडीशन से बचाने के लिए माइग्रेट कर जाएगा, है ना। जैसे बहुत सर्दियों में ठंडी वाली जगह से राजस्थान के कोयलेडो नेशनल पार्क में कौन आता है? बर्ड। बर्ड्स आते हैं माइग्रेट करके, है ना। और अगर कंडीशन काफी टाइम के लिए खराब रहने वाली है तो फिर क्या करेगा ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बनाता है जो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बुलाते हैं? स्पोर्ट्स। स्पोर्स, राइट, ठीक है। तो हमारा स्लाइम मोल्ड वही करेगा, छोटे छोटे से स्पोर्स बना लेगा, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी वो एरिया है जहां वो स्पोर्स बनाएगा। तो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हुई, फ्रूटिंग बॉडी के बिल्कुल ही टिप पे आपको स्पोर फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब जो प्लाज्मोडियम है उसकी बॉडी होती है 2n, बेटा स्पोर्स बने हैं मियोसिस होने के बाद, तो स्पोर्स की प्लॉइडी एन। मियोसिस के बाद हमेशा नंबर हाफ होता है। वैसे तो ये फंजाई में तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट क्या है तो उसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स बने, स्पोर्स अब देखो पूरा का पूरा हमारा स्लाइम मोल्ड खत्म हो गया, लेकिन उसके स्पोर्स रह जाएंगे। अब अगर स्पोर्स वो चाहता है कि इस दुनिया में सरवाइव करे, तो बेशक उसके पास सेल वॉल नहीं थी, क्या वो स्पोर्स को सेल वॉल देगा? बिल्कुल, तो इसके पास सेल वॉल होती है, और स्पोर्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से, ठीक है। तो स्पोर्स के पास सेलुलोज होते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन पास आउट हो जाती है, एयर के थ्रू ये ट्रेवल करते रहते हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है फ्यूज करते हैं और एक नए स्लाइम मोल्ड को जन्म देते हैं। दिस इज हाउ दे सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर? आगे चलो।
रीड कर ले इसे, पेज नंबर 21 21 अंडरलाइन करते चलना। स्लाइम मोल्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। देखो एक तो हमने बोला था हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक मतलब खाना नहीं बनाएंगे। खाना नहीं बनाएंगे, है लोगों ना, का खाना होते हैं। दूसरों का खाना छीन लेते हैं, मुंह से निवाला छीन है ये। Do not synthesize their own food। अच्छा तो फिर सेप्रोफाइट क्या होते हैं? जो डेड एंड डिके मैटर पे फीड करते हैं। डेड एंड डिकेन मैटर पे फीड करते हैं। कैसे खाते हैं? पा बता यार, डेड मैटर को तो तू भी खाता है, प्लांट को कौन से जिंदा खा लेता है, पका पकू के खाता है, सेप्रोफाइट से तू फंस गया। देखो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, बात सही है इसकी, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, राइट। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने का तरीका है, जब तुम रोटी खाते हो तो कैसे खाते हो, क्या प्रोसेस रहता है? होलोजोइक ओ, माउथ के थ्रू खाते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मत दे, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल से बता, माउथ के थ्रू खाते हो तो खाना बाइट लोगे रोटी की, उसको मुंह में डालोगे, चू करोगे, फिर बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, ऐसे होता है। ये कोई यूनिक है यहाँ? यो मैम वैसे तो खा नहीं रहा, राइट। लेकिन मकड़ी को देखो, मकड़ी कैसे खाती है, जाल में अपने खाने को फंसाती है, तो भी देखो उसको रोल रोल करती रहती है, उसको उसका रोल बना देती है पूरा, वो नोटिस किया? ऑब्वियसली नोटिस किया बेटा, इतने जाले कहाँ मिल गए तुझे, घर की सफाई कर। तो वो जाल में फंसा लेती है और उसको रोल रोल करती रहती है, रोल रोल करती करती क्या है, वो उसके ऊपर थूकती रहती है। वो जो थूकती है ना, बेसिकली उसमें एंजाइम्स होते हैं जो खाने को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, बाद में मकड़ी बैठ के अपना खाना पीती है टेक्निकली, क्योंकि डाइजेशन बाहर ही होगी। सो व्हाट आर सेप्रोफाइट्स? सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं। तुम ऐसा तो नहीं है ना रोटी के ऊपर एंजाइम्स डालते हो फिर वेट करते हो कि पक जाए, ऐसे नहीं करते हम, राइट। हम डाइजेस्ट बॉडी के अंदर करते हैं नेचुरली। लेकिन ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं खाना, फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं, पूरा डाइजेस्ट नहीं करते, पार्शियली करते हैं, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट वो होते हैं डाइजेस्ट फूड आउट ऑफ बॉडी, ठीक है जी। तो सेप्रोफिटिक इतनी देर से ये हेट्रोट्रोफिक बोल रहे हैं, पहली बार इन्होंने बोला सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, और किसी के आगे नहीं लिखा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है, क्लियर। तो डेड ऑर्गेनिज्म खाते हैं तो उन्हीं के आसपास मिलेंगे तुमको। सो द बॉडी मूव्स अलोंग आसपास दैट ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियां या लीव्स, तो छोटे छोटे डेड ऑर्गेनिज्म के आसपास घूमते हैं और उनको खा जाते हैं। इनगल्फ करना मतलब खा जाना। ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। अब ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक लिख के क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो याद रखना, अगर प्लांट के पार्ट्स नीचे गिर रहे हैं तो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म था ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से चाहे वेस्ट ही निकले वो ऑर्गेनिक मटेरियल ही कहलाता है। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं जो डेड और डिकेइंग हो, अंडर सुटेबल कंडीशन। अब देखो दो कंडीशन है, जब सुटेबल कंडीशन है तो ये मस्त अपना साइज बढ़ा लेते हैं। सो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम एक एग्रीगेशन है, ठीक है। एग्रीगेशन का मतलब बहुत सारा साइटोप्लाज्म एग्रीगेट करते हैं, सेल मत जोड़ देना। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, तो ग्रो करके बहुत सारे फीट्स तक स्प्रेड कर सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अब देखो पहला फेवरेबल था, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाता था। सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, तो प्लाज्मोडियम का एक पार्ट है जो डिफरेंशिएट करने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक नया स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस सेल्स में यहाँ पर जो सेल है उसने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे सेल्स बना दिए, ठीक है। तो इसने डिफरेंशिएट किया एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, तो फ्रूटिंग बॉडीज बना दी। हम एक पढ़ते हैं सिंपल, ये बहुत सारी बनाएगा ऑब्वियसली। तो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसके पास टिप स्पोर्स होते हैं एट देयर टिप्स। देखो जब भी एनसीईआरटी आपको कोई पोजीशन बताए ना, उसको सीरियसली लिया करो, कि पोजीशन पे क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, स्पोर्स बने हैं फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे। तो अगर ये फ्रूटिंग बॉडी है तो ये जो मेरा हाथ है ना, यहाँ ये टिप है, यहाँ पर स्पोर्स बने हैं, नीचे नहीं बने, राइट। तो टिप को अंडरलाइन करेंगे। द स्पोर पोजेसेस ट्रू वॉल्स, इससे नीट का क्वेश्चन आएगा कि जो स्पोर्स है उसके पास ट्रू वॉल्स है। तो बेचारे के पास वॉल नहीं है, लेकिन बच्चों के पास
वॉल से, मतलब मम्मी पापा ने स्वेटर नहीं पहना लेकिन तुमको मस्त स्वेटर पहना है, राइट? तो प्लाज्मोडियम की यहाँ पे लिख लो साइड में नो सेल वॉल, लेकिन स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स, और इसको लिख लो सेल वॉल अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। अब देखो सेल वॉल इसीलिए बनाए थे ताकि वो रेजिस्टेंट हो और सर्वाइव कर जाए मैनी सालों के लिए, जब तक कंडीशंस को सही ना मिले। ये स्प्रेड कैसे होते हैं स्पोर्स? ये होते हैं थ्रू एयर करंट। तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एक्वेटिक है, थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है ना, लेकिन ये आपको गीली लकड़ी के ऊपर भी मिल जाएंगे, ठीक है? मॉइस्चर इनको चाहिए नो डाउट स्प्रेड करने के लिए, लेकिन इनके जो स्पोर्स होते हैं, क्योंकि मेन बॉडी से ऊपर आया है ये स्ट्रक्चर, तो अगर मेन बॉडी से ऊपर है स्पोर्स फटेंगे। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है जब ये फटेगी तो स्पोर्स रिलीज होंगे, एयर में रिलीज होंगे ना, तो पानी करंट से नहीं होते हैं ये स्प्रेड, ये एयर करंट से होते हैं। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah. यस मैम। अबे सो तो नहीं गए? No, ma'am. No. ठीक है, फिर ठीक है, चल। दैट वाज ऑल अबाउट द अपने प्यारे से, आगे चले प्रोटोजोन्स। Yeah, ma'am. Yeah. एक बार ना इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये बहुत सारा हो जाता है, भूल जाता है। चलो, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कितने ग्रुप? 5. 5 सबसे पहले Chrysophytes. Chrysophytes. क्राइसोफाइट्स के दो एग्जांपल्स, दो ग्रुप्स। Diatoms and desmids. Diatoms. डायटम एंड डेस्मिड्स। हाँ हाँ बोलो, कोई बात नहीं, सब बोलो, अपने हिस्से का तो बोलो। उसके बाद Dinoflagellates. डायनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला कैसे होते हैं पोजीशन में? एक Transfer और longitudinal. Longitudinal and transverse. ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल। डायटोमिस हर्थ कौन बनाता है? Diatoms. डायटम। गुड। नेक्स्ट यूग्लिनॉइड। Euglenoids. सेल वॉल होते हैं? नो इसका नो Core की base में होती है. सेल वॉल की जगह क्या होता है? Pellicle. पेलिकल। पेलिकल किससे बनी है? Proteins. Protein. प्रोटीन्स। डिवीजन कैसी होती है इसमें? Longitudinal. Fission. लॉन्गिट्यूडनल क्या? फिजन। पूरा बोल ले भाई। खाने के डब्बे का नाम? Paramylon. हाँ, Paramylon. पैरामाइलॉन। ये क्या बोल रहे हैं, कुछ और सुना मुझे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट Slime mold. अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना रहा है? Spores. अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं ना। फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स कौन सी लोकेशन में बनते हैं? टिप फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है? Plasmodium. Plasmodium. सेल वॉल किसके पास होगी इनमें से? Spores. Spores के पास. प्रोटीन की, सेलुलोज की है या सिलिका? Cellulose की. सिंसिशियम में सिनोसिटिक कंडीशन प्लाज्मोडियम की। Sinusitic. Sinusitic. सिनोसिटिक। गुड। लास्ट वाला पार्ट पढ़ना है बस हमें। अरे वाह शाबाश, तुम तो यही याद करके। ओ नाइस। आओ, कहाँ गया कहाँ गया? के पीछे हो जाता है। चलो भाई, प्रोटोजोन्स बहुत इजी है, जितना नाम है उतना ही है। प्रोटोजोन को हम आगे डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 4 कैटेगरीज में अपन इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ ये कैसे दिख रहे हैं, बहुत सिंपल है, देख के पता चल जाएगा। तुमने बचपन में अमीबा तो सुना ही होगा। Yeah. अगर कोई पानी स्टोर करके रखा है, कहीं भी पानी स्टोर करके रखा है, स्पेशली अगर बाहर की तरफ रखा है, तो उसको थोड़ा धूप पड़े ना उसमें दिख जाता है। पानी को थोड़ा टेढ़े एंगल में देखना, तो तुमको ऊपर एक्चुअली अमीबा मिल जाएगा। अलग अलग शेप को थोड़ा शाइन करता है, वो अलग से दिखता है पानी के ऊपर तैरता हुआ। नेकेड आई से भी ध्यान से देखोगे दिख जाता है वो पानी के ऊपर। कभी ट्राई करके देखना अगर मिल जाए तो, ठीक है? तो अमीबॉइड वो ग्रुप, देखो प्रोटोजोन के अंदर ग्रुप है, उसके अंदर एग्जाम्पल है, ठीक है? एग्जाम्पल थोड़े थोड़े ग्रुप के नाम से मिलते जुलते हैं। तो प्रोटोजोन एक ग्रुप का नाम है, उसके अंदर
और छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, और उसके अंदर अलग एग्जाम्पल्स है। कहीं कहीं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स याद करने हैं। तो एमीबॉइड सुन के क्या दिमाग में आता है, कैसी कोई चीज होगी दिखने में? जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी। जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी, यस, नो प्रॉपर शेप, है ना, गुबलू गुबलू सा होगा, किसी भी एंगल में किसी भी शेप का हो सकता है, तो जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। और जो एमीबॉइड होते हैं, सही बात है, अमीबा ऐसे ही होते हैं, इसी का एग्जाम्पल है अमीबा। इनकी खास बात होती है, खाना कैसे खाते हैं? अपनी सीडोपोडिया को बाहर निकालते हैं। हाँ, तो क्या होता है, छोटे सा बच्चा होता है ना, लाइट देके हाथ आगे कर लेता है, ये लाइट के पास जाना है, वैसे ही ये करते हैं जो अमीबा होते हैं। अब इनके पास हाथ और पैर तो होते नहीं है, तो अपने साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन आगे वो करते हैं, ठीक है। तो अब ये यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल की जो शेप होती है, उसकी शेप मेंटेन करने में कौन सा ऑर्गेनेल मदद करता है? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर भी एक स्केलेटन सिस्टम होता है, जैसे तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, किसकी वजह से? हड्डियों की वजह से। तुम सारी हड्डियां निकाल दो, हम क्या हो जाएंगे? आलू की बोरी जैसे हो जाएंगे, वो शेप थोड़ी रह जाएगी हमारी, राइट। वैसे ही सेल का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो सेल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर का जो स्केलेटन सिस्टम है, उसे साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब उसके अंदर का सिस्टम। तो साइटोस्केलेटन्स क्या होते हैं, वो एक्सटेंशन आगे वो करते हैं। तो साइटोप्लाज्म के साथ साइटोस्केलेटन की एक्सटेंशन होती है और एक फॉल्स हैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हाथ क्या पैर क्या, कोई फर्क तो है नहीं इसमें, तो हम उसको कहते हैं फॉल्स फीट, विच इज नोन एज सूडोपोडिया। तो जैसे मान लो इसको खाना दिखा, ये रहा इसका खाना, ये क्या करेगा अमीबा भाई, इसकी शेप तो है नहीं, ये हाथों जैसा स्ट्रक्चर आगे एक्सटेंड करने लग जाएगा। हाथ पैर इसका एक ही है, एक्सटेंड करता करता उस खाने को ये खा भी जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर था, इसे हम क्या बुलाते हैं? सूडो मतलब फॉल्स, सूडोपोडिया। पोडिया मतलब फीट, तो फॉल्स फीट, ठीक है। इसमें एक्चुअल में इतना ही था। अगर मैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन बोलूं तो क्या लगता है इसके पास क्या होगा? मेक अ गेस। फ्लैजिला। ऐसे वाले प्रोटोजोन भाई जिनके पास फ्लैजिला है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जिस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लैजिला वाले, ये नहीं बात कर रहे हैं एक फ्लैजिला दो फ्लैजिला वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम याद रखना, प्रोटोजोन ऐसे जिसके पास फ्लैजिला है उनको हम एक ही कैटेगरी में लगते हैं, तुमको दो ही याद करने हैं। नाउ सिलिएटेड, मेक अ गेस, क्या होगा इनके सरफेस पे? सीलिया। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, गेस कर लिया तुमने। इनके सरफेस पे होगा सीलिया। अब देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए ना सीलिया और फ्लैजिला ना लोकोमोशन का भी काम कर देता है और मूवमेंट का भी कर देता है। वो चलने में भी इसको मदद कर देता है और आसपास से खाना इकट्ठा करने में भी मदद कर देता है, ठीक है। तो सिलिएटेड के पास सरफेस पे बहुत सारे सीलिया होंगे। अब जो स्पोरोजोन्स है, स्पोरोजोन्स आर द वन जिनमें ये बेसिकली पैरासिटिक है, बीमारी ज्यादा कॉज करते हैं, और इसमें मोस्टली आपको वो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनकी स्पोर्स स्टेज हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर रही है। जैसे मलेरिया के केस में कौन सी स्टेज थी जो इन्फेक्शन कॉज करती है बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी में कौन सी स्टेज एंटर करती है? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। दोज आर लिटिल लिटिल स्पोर्स। तो जिनके स्पोर्स, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके स्पोर्स बीमारियां कॉज कर सकते हैं, उनको हम स्पोरोजोन में डालते हैं। क्लियर? थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से देखना। एमीबॉइड के अंदर वो जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है और वो सूडोपोडिया बनाएंगे। एग्जांपल एंटोमीबा हिस्टोलिटिका एंड अमीबा, तो सा एग्जांपल है। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका कौन सी बीमारी करता है? अमीबिक डायसेंट्री। बीबिक डायसेंट्री, राइट। फ्लैजिलेटेड के बारे में, फ्लैजिलेटेड की बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में एक एग्जांपल आता है ट्रिपेनोसोमा, आपने शायद 10th में कभी सुना होगा, सुने? मैम। आपने एक हफ्ते पहले क्या बोला वो हम भूल गए, क्या 10th में सुना होगा? व्हाट आर यू सेइंग? ट्रिपेनोसोमा क्या करता है? देखो सीसी फ्लाई होती है, टी साइलेंट है इसका, सीसी फ्लाई आती है और ऐसे बाइट करेगी तुम्हें। जैसे मलेरिया कॉज करने वाली कौन सी फ्लाई थी आई थी जो हमें दंदी मारने? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। हाँ, उसी तरीके से सीसी फ्लाई भी आती है और इसे दंदी मारती है और ब्लड कंज्यूम करते टाइम अपने बच्चे अंदर छोड़ जाती है। बच्चे इसके पूंछ वाले होते हैं, फ्लैजिला वाले, मस्त तैरते हैं, हमारे ब्लड में आते हैं और उसके बाद हमारे लिम्फ में चले जाते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में चले गए, हिम्मत देखो इनकी, ब्लड में भी घूम रहे हैं, लिम्फ में भी घूम रहे हैं, तबाही मचाई है इन्होंने। अब ये क्या करते हैं, ये भागते रहते हैं, ठीक है। जब ये भागते रहते हैं तो इम्यून सिस्टम हमारे इस पे अटैक करेगा,
लड़ेगा ना वो। इम्यून सिस्टम Yeah. जब भी लड़ने जाएगा, तो जब भी इम्यून सिस्टम वर्क करता है, जैसे कहीं चोट लगती है, वो एरिया थोड़ा गर्म हो जाता है ना, कभी फील किया Yeah, ma'am. है ना? यो तो यो वैसे ही जब इम्यून सिस्टम वर्क करता है तो हीट जनरेट होती है, तो वैसे इंसान को क्या लगेगा स्टार्टिंग में? फीवर आएगा। Yeah. फीवर आता है, बॉडी में पेन सी फील होने स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये तो हमें रोज ही हो जाता है कभी कभार सर्दियों में तो आए दिन होता है। तो ऐसे ही क्योंकि जर्नल से फीचर है ना, लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर ये क्या करता है, जो ट्रिपैनोसोमा है, इसके जो बच्चे हैं, बहुत ही बावले बच्चे, ये देखो, ये है किसी का ब्रेन, जिसे ट्रिपैनोसोमा का इन्फेक्शन हुआ है। अब ब्रेन में होता है एक ब्लड ब्रेन बैरियर, इतनी डिटेल में पूछेंगे नहीं, लेकिन ट्रिपैनोसोमा में पूछते तो तुमको नॉलेज होनी चाहिए, फिर कोई लाइन आ गई तो तुम डर जाओ क्या हो गया। ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। तुम कोई भी दवाई खाते हो, जैसे तुम्हें जुकाम हो गया, खांसी होगी, तुम मेडिसिन ले लेते हो ना, एंटीबायोटिक, सारी मेडिसिन तुम्हारी बॉडी में जाती है, लेकिन कोई ब्रेन के अंदर नहीं जाती। सोचो हर दूसरी दवाई ब्रेन में जाती हो तो बावले हो जाते हो। ब्रेन में क्यों नहीं जाती? नेचर ने बनाया है एक ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। जब ब्रेन साथ में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिटेल नहीं जाना। ये जो छोटे छोटे ट्रिपैनोसोमा है, इतने चालाक है कि भाई ब्रेन में चले जाते हैं, इसे क्रॉस कर जाते हैं। अब यहाँ तो दिक्कत होगी, भाई ब्रेन में चले गए, ब्रेन में जाएगा तो प्रॉब्लम कॉज करेंगे। प्रॉब्लम सबसे सिवियर जो सिम्टम है, जो देख के पता चलता है यार इसको शायद स्लीपिंग सिकनेस है, दैट इज ये स्लीपिंग साइकिल खराब कर देते हैं। जो रात को सोने का टाइम है, रात को नींद ही नहीं आती, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, बिल्कुल एक्टिव है, और दिन में इतना शोर है, कुछ भी हो, नींद आ जाती है, ठीक है। तो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, कभी भी पीसफुल नींद नहीं आती, सडनली जाग खुल जाएगी, सडनली नींद आ जाएगी, राइट। तो इसका बहुत सीवियर सिम्टम है ये, मतलब बहुत सीरियस सिम्टम है कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, इंसान को स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। फिर ऐसे इंसान अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो, अब ब्रेन में चली गई ना बीमारी, तो ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में ना नॉर्मल मेडिसिन में नहीं जाती, ठीक है। तो ब्रेन की मेडिसिन भी बहुत डिफिकल्ट है कि मेडिसिन दो और ब्रेन पे जाके इफेक्ट करे। सो जिसको स्लीपिंग सिकनेस होती है, अगर उसको सही से इलाज ना मिल पाए तो फिर वो इंसान कोमा में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज ए डेडली डिजीज। जनरली साउथ अफ्रीका में जो रूरल एरियाज है वहां पर ही ज्यादा फैली हुई है, क्योंकि वहां पे सीसी फ्लाई ज्यादा मिलती है, ठीक है, क्लियर। Yeah, ma'am. तो स्लीपिंग सिकनेस के साथ सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है कि ये इंसोम्निया है। इंसोम्निया नहीं है ये। इंसोम्निया क्या होता है? कंफ्यूजन के लिए तुमको पता तो होना चाहिए, इंसोम्निया क्या होता है। अच्छा, आलिया भट्ट जानते हो कौन है? सुना है। हाँ, यार तुमको आलिया भट्ट भी सुना है, जानते नहीं तुम? यार ये तो जानते ही होंगे, हद हो गई। ये देखी होगी, अभी तो नेशनल Yo, अवार्ड yo, मिला। यो यो मैम। इसकी मूवी देखी शानदार? no, ma'am. यार एक तो ना पिक्चरें नहीं देखते, आधी रेफरेंस तो वहीं खराब हो जाती है। यार ये वाली मूवी थी शाहिद कपूर वाली, ये गाना भी इतना फेमस हुआ है, मतलब, यो यो मैम। है ना? देखिए ना, इसमें ये रात को सो नहीं पाती, इसको इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया इज अ कंडीशन, सो नहीं पाता इंसान, नींद ही नहीं आती, फील ही नहीं होता नींद जैसा, ठीक है। इंसोम्निया नहीं है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इज स्लीप का पैटर्न बिगड़ गया है, सुकून से कभी भी नींद नहीं आती है, सही टाइम पे कभी भी नींद नहीं आती है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। इंसोम्निया इज अ डिफरेंट थिंग, क्लियर। Yeah, ma'am. चलो, नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास से डिजीज जो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है, ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है एक से दूसरे को। नेक्स्ट इज सिलिएटेड। सिलिएटेड के अंदर क्या होता है, जो सिलिएटेड प्रोटोजोन है उसके सरफेस पे सिलिया है। अब सिलिया क्या करता है, सिलिया चीजों की मूवमेंट कराता है। देखो ये एक्वेटिक है, मान लो खाना आसपास है, हाथ तो है नहीं इसके पास, ये सूडोपोडिया तो बना नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इसके सरफेस पे छोटे छोटे सिलिया है, लेट्स से खाना यहाँ पर है, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे सीलिया को मूव करेगा, तो उस मूवमेंट के चक्कर में ये खाना पास आएगा, फिर इस खाने को अपनी सीलिया की मूवमेंट के थ्रू थ्रू ये सीधा माउथ तक पहुंचाएंगे। इनका जो माउथ होता है वो एक स्पेस होती है जिसे हम बुलाते हैं गलेट, तो गलेट तक खाने को ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिलिएटेड प्रोटोजोन हूँ तो ये माउथ रीजन है मेरा, ठीक है, तो मैं खाने को कैसे ले आऊंगी, अपने हैंड के थ्रू लेके आऊंगी ना खाना। तो ये क्या करते हैं, अपने सीलिया की मूवमेंट कराते हैं और पानी के एक छोटी सी वेव बना लेते हैं और उसके थ्रू खाना अपने गलेट तक ले आते हैं, क्लियर। यो यो मैम। Yeah, ma'am. एग्जाम्पल है पैरामीशियम, आपने सुना होगा पैरामीशियम, बायोन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, दो न्यूक्लियस वाला। लास्ट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के अंदर हम उन सारे प्रोटोजोन्स को रखते हैं जिसके स्पोर्स बीमारियां कॉज करते हैं।
अभी मैंने तुमको एक पढ़ाया है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, कौन सा पढ़ा है? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के जो स्पोर्स है वो बीमारियां कॉज नहीं कर रहे, इसके कर रहे हैं। तो जिनके कर रहे हैं उनको स्पोरोजोन्स में रखेंगे। एंड उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास मलेरिया, राइट? मलेरिया के केस में हम देखते हैं प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स होते हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं। बहुत एग्जांपल्स है, लेकिन तुमको यही याद रखना है। क्लियर? ये चलिए इसको बस ये खत्म होने ये वाली, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ऑल प्रोटोजोन आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है? ऑल लिखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। सारे हेटेरोट्रॉफिक है, बाहर से खाना खाते खुद नहीं बनाते। एंड दे लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, या तो ये प्रीडेटर है या ये पैरासाइट है। पैरासाइट जो होस्ट के साथ हमेशा रहता है, प्रीडेटर जो अपने होस्ट को मार के खा जाता है, राइट? तो प्रीडेटर और पैरासाइटिक रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म के साथ। मैं साइन क्या लिखूं? प्लस माइनस 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 प्लस क्या लिखूं? प्लस माइनस। प्रीडेशन में प्लस माइनस। हाँ, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म का सिंबल है प्लस एंड माइनस, राइट? नाउ दे आर बिलीव, अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आ सकती है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। हम मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ये उनके प्रिमिटिव रिलेटिव है, यानी कि जो, अगर मैं पूछूं, अब ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। मैंने पहले बताया था, मुझे पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, मैंने कहा था कि जो मोनीरा होते हैं वो प्रोक्रियोटिक सेल है, सही बात है? यो यो मैम, प्रोटिस्टा होते हैं यूक्रियोटिक सेल है। यो यो ये मैम, तो हमने कहा था मोनीरा से प्रोटिस्टा के सेल का जन्म हुआ है ना? है ना? तो एंसेस्टर हम बोल सकते हैं, इनके बूढ़े बुजुर्ग प्रोटिस्टा के मोनीरा है। अब फंजाई किससे आए हैं? प्रोटिस्टा से। यो यो मैम, ये प्लांट किससे आए हैं? प्लांटे के सेल। प्रोटिस्टा। एनिमेलिया के। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। यस, मैंने कहा था प्रोटिस्टा के सेल से ही फंजाई का भी जन्म हुआ है, प्लांटे का सेल का भी जन्म हुआ है और एनिमल सेल का भी जन्म हुआ है, राइट? तुम सबके पुराने बुजुर्ग प्रोटिस्टा। अगर क्वेश्चन पूछ ले एनिमल सेल के बुजुर्ग कौन है, प्लांट सेल नहीं है, हमारे बुजुर्ग प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा सेल की मॉडिफिकेशन से आए। अगर अब वो ये पूछ ले भाई प्रोटिस्टा में तो बहुत सारे थे, तुम कहाँ से आए हो, तो तुम बोलोगे कि वी आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। तो प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टा के अंदर भी जो प्रोटोजोन्स है उनसे एनिमल सेल का जन्म हुआ है, ठीक है? सो दे आर क्लोज टू एनिमल सेल, ओके? तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे स्किन का ये जो सेल है, इसके जो एंसेस्टर है वो प्रोटोजोन्स है, ओके? यो यो मैम, ये मैम। यस मैम, राइट? कैसे डेवलप हुआ ये तो पूरे इवोल्यूशन है, पूरे तरीके से तो हमने भी डिकोड नहीं किया इस चीज को, किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया, लेकिन जितनी नॉलेज है उस पर हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। राइट? नाउ देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, 4 मेजर ग्रुप है। सबसे पहले अमीबॉइड। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। क्या ये सूखी जगह पे मिलेंगे? नो मैम। नहीं, तो ये मॉइस्चर में मिलेंगे। सूखी जगह पे कैसे मिलेंगे? अपने हाथ कैसे फैलाएंगे सूखी जगह पे? इनको चाहिए लिक्विड एनवायरनमेंट ट्रेवल करने के लिए, सो दे आर ऑलवेज फाउंड इन मॉइस्चर। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को फॉल्स फीड कहते हैं, ठीक है? सूडो मतलब झूठा, फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। एग्जाम्पल है अमीबा। इन्होंने कहा कुछ मेरीन फॉर्म है जिसके पास सिलिका की शेल होती है। इससे पहले प्रोटिस्टा में कहीं सिलिका पड़ा है? क्राइसोफाइट्स में। क्राइसोफाइट्स में पड़ा, उनकी सेल वॉल में। वैसे ही हमने यहाँ पढ़ा किसी मेरीन फॉर्म में सिलिका की शेल भी हो सकती है। कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे एंटमीबा विच इज अ पैरासिटिक फॉर्म। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा एमीबॉइड प्रोटोजोन है जो पैरासाइट की तरह काम करता है? दैट इज एंटमीबा। ये सीधा नीट का पीवाईक्यू है, ओके? नेक्स्ट वाली कैटेगरी जो है, पहला था अमीबॉइड, एग्जांपल याद रखने आपको। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजिलेटेड, जिसका फ्लैजिला है, जो मैं करता था स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा। सो दिस मेंबर ऑफ ग्रुप है, या तो ये फ्री लिविंग है, अकेले रह रहे हैं, या ये पैरासिटिक है, नुकसान पहुंचाएंगे होस्ट को। तो ट्रिपैनोसोमा कैसा है? फ्री लिविंग, पैरासिटिक? पैरासिटिक। सही बोल रहे हैं ये? ट्रिपैनोसोमा कैसा है? क्या ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा या ये पैरासिटिक फॉर्म में आएगा? पैरासिटिक। पैरासिटिक है ये, करेक्ट। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला होंगे इनके पास। पैरासिटिक फॉर्म डिजीजेस कॉज कर सकता है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा। नीट का क्वेश्चन है कि यहां से बनता है। नेक्स्ट, सिलिएटेड प्रोटोजोन, जिनकी सरफेस पे सिलिया है। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक कहीं पे ये वर्ड नहीं पढ़ा तुमने, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म।
इनके सरफेस पे इतने सारे सीलिया होते हैं कि बहुत एक्टिवली मूव करते हैं, ठीक है। दे हैव कैविटी, इनके पास एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं गलेट, जो ओपन होती है बाहर के सरफेस की तरफ, और इसके थ्रू ये अपना खाना खाते हैं। तो जैसे तुम्हारे पास मुंह है, बक्कल कैविटी है, इनके पास गलेट है। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया, मैंने बनाया था ना इनके सरफेस पे सिलिया से, मस्त कोऑर्डिनेशन में चलता है ये। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है और खाने को घुमा फिरा के गलेट के पास ले आता है। दिस इज गलेट, ठीक है, क्लियर। एक Yeah. एग्जांपल है इसका पैरामीशियम। एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आने वाले। पैरामीशियम में कंफ्यूजन हो जाती है, भूल जाते हैं पैरामीशियम कहाँ आता है। बहुत कॉमन कंफ्यूजन है ये, फॉर सम रीजन आई डोंट नो, बट होता है ये। तो याद रखना, सीलिया के अंदर पड़ा था। लास्ट इज स्पोरोजोन्स। दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। बस ये लाइन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी इन्फेक्शन कॉज करने वाली, बीमारी कॉज करने वाली स्पोर लाइक स्टेज होगी उनकी लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस, सबसे खतरनाक इसमें प्लाज्मोडियम है, मलेरिया करता है तुमको, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटोजोन्स। क्लियर। Yeah, ma'am. यस मैम। ये एनसीईआरटी के Yeah, ma'am. फोटोज है, लेबल होने के लिए डेफिनेटली आ सकती है। लेबलिंग नहीं करनी है इनकी, बस आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई होने के लिए आ सकती है, तो मेक श्योर आप करके जाओ, राइट। चलो अब मेरे को फटाफट से बताओ, कॉपी देखो अपनी और एक बार देख के बताओ उसमें कुछ मिस हुआ है, एनीथिंग जो रह गई एनसीईआरटी। नहीं रहती तो पूछ लो, Yeah, ma'am. ठीक है बेटा। यस मैम। स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाले जो प्रोटिस्टा कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? Flagellate. Flagellated. फ्लैजिलेटेड। क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना तुमने। प्रोटिस्टा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाले किससे बिलोंग करते हैं? Protozoan. प्रोटोजोन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन? Diatom. कौन से ग्रुप से? क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइल। गुड। प्रोटोजोन के अंदर वो कौन से हैं जो जिनकी कोई शेप नहीं है पर वो पैरासिटिक फॉर्म है? अमीबॉइड। Amoeboid. जिसकी कोई शेप नहीं है, एमीबॉइड, पर वो पैरासिटिक फॉर्म है। एग्जांपल? एंटमीबा। एंड अमीबा, शाबाश। वो कौन से प्रोटोजोन है जो स्पोर, उनकी स्पोर वाली स्टेज इन्फेक्टिव है? स्पोरोजोन्स। Sporozoans. स्पोरोजोन्स। अच्छा, तो वो कौन है जिनके अंदर गलट मिलता है? Ciliated. सिलिएटेड। एग्जांपल? Paramecium. पैरामीशियम, शाबाश, गुड, गुड जॉब। चलो बॉल कर ले। यस मैम। Yeah, ma'am. चलो बेटा, लेट्स डू द पोल। कल फिर फंक जाया करेंगे। डू द पोल एंड गो। क्लोज द रिकॉर्डिंग।